कि हमने जो अपना ये टॉपिक चूज़ किया द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, इसकी ये टिपिकल पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करने की रीज़न क्या थी। हम लोग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और आप में से मोस्टली ग्रेजुएट्स होंगे जो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते होंगे, उसके अलावा कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी रोटेशंस के लिए हॉस्पिटल जाते होंगे। उसके अलावा हम लोग मीडिया पर भी देखते हैं आयरोज़ के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स या अटेंडर्स जो हैं वो डॉक्टर्स को उन पर अटैक करते हैं या हॉस्पिटल पर आकर हड़ताल वगैरह और वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। तो द थिंग इज़ कि ये जो गैप है हमारा कम्युनिटी का डॉक्टर्स और हमारी सोसाइटी के बीच में, इसकी रीज़न क्या है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा होता है। और हम जब भी इसको ऐसी कंडीशन होती है तो हम सिंपली यही कहते हैं कि जी अटेंडर्स जो थे वो पैनिक हो गए थे या कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर होता है तो अटेंडेंट्स को हम ब्लेम करते हैं। ठीक है, उनकी गलती होती है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ऐसी किसी भी कंडीशंस में अटेंडर्स को कुछ करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसी कंडीशन में क्या रोल हो सकता है। हम यू एंड मी, व्हाट कैन वी डू, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं या हम उसको हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन ना बने। सो द मेन फैक्टर इज़ पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप, हमारा जो आपस में इंटरेक्शन होता है शायद वो उसमें कहीं पर कोई गैप रह जाता है या उसमें कोई मसला होता है। सो ये जो मसला है हम इसको बीइंग अ डॉक्टर हम पहले ही दिन डिसाइड कर देते हैं कि आने वाले वक्त में पेशेंट का बिहेवियर क्या होगा हमारे जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसके दौरान। लेकिन अगर कोई बीच में मिस एडवेंचर होता है तो उस वक्त पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा अपने डॉक्टर के साथ। तो यहाँ पर मैं एक आपको छोटी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे एरिया में एक अरसा पहले एक डॉक्टर प्रैक्टिस किया करते थे और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी थी और उनका पेशेंट का बिहेवियर बड़ा अच्छा था। लेकिन एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि कुछ पेशेंट्स आए हॉस्पिटल में, अटेंडेंट्स थे साथ में, पेशेंट ज़रा क्रिटिकल कंडीशन में था और डॉक्टर ने उनको विज़िट किया एमरजेंसी में और चेकअप करने के बाद शायद डॉक्टर ज़रा थके हुए हों अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ के बाद और जल्दी में हों या वट एवर कोई मसला हो सकता है, या फिर अटेंडेंट ज़्यादा उनको उस मसले को एग्जैजरेट कर रहे होंगे। तो अटेंडेंट्स ने डॉक्टर से पूछना शुरू कर दिया कि हमारे पेशेंट का क्या होगा, आप उनके साथ क्या करने वाले हैं, आपने क्या ट्रीटमेंट देंगे और हमें बताएं कि वो कब तक ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर उस सारी सिचुएशन से ज़रा पैनिक हो गए और उन्होंने गुस्से में आके कह दिया कि आपका पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में होगा। ऑब्वियसली सबको पता चल जाता है कि अभी इनको बचाना मुश्किल है या वट एवर कोई भी कंडीशन होती है, डॉक्टर अपनी कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनको गुस्से में आके ये वर्डिंग बोली कि आप अपने पेशेंट को ले जाएं और इन्होंने ठीक नहीं होना। सो ओके, उन्होंने जब ये बात बोली कि आप पेशेंट को ले जाएं और इन्होंने ठीक नहीं होना, इनको घर ले जाएं और आप इनके लिए दुआ वगैरह करें। अब ये बात बोलने के बाद डॉक्टर साहब चले गए और अटेंडेंट्स ने उनकी बात को शायद उस वक्त इग्नोर कर दिया हो, लेकिन कुछ देर के बाद हुआ ये कि शाम तक पेशेंट एक्सपायर हो गया और उस वक्त डॉक्टर्स ने जो अटेंडर्स थे पेशेंट के साथ उन्होंने इस बात को बड़ा एग्जैजरेट किया कि जी डॉक्टर साहब का मूड ही नहीं था इनको चेक करने का और उन्होंने हमें ये बात बोली थी कि इसने नहीं बचना और इन्होंने जानबूझ के हमारे पेशेंट को कुछ कर दिया है। और उन्होंने डेड बॉडी ली और एहतियात शुरू कर दिया, स्ट्राइक शुरू कर दी और वो मामला यहाँ तक बढ़ा कि डॉक्टर को वो एरिया जो था सिटी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि ओबियसली जब एक इतना नाम ख़राब हो जाता है और किसी का ऐसी कंडीशन बन जाती है तो उन्होंने वो सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सो बात करने का मकसद ये है कि जो उनका ये बिहेवियर था, ये एक दो डायलॉग था कि पेशेंट ने नहीं बचना तो आप इनको ले जाएं, ऐसी कंडीशन को हम कैसे कम कर सकते हैं या हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारा ये जो इंट्रैक्शन होता है हम उसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ हाउ वी कैन चेंज दिस सिचुएशन, हाउ यू कैन चेंज दिस सिचुएशन और हाउ आई कैन चेंज दिस सिचुएशन। डॉक्टर पेशेंट का जो इंट्रैक्शन होता है हिस्ट्री टेकिंग के दौरान ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है
हम हिस्ट्री टेकिंग के दौरान आइदर वी कैन मेक आवर ट्रीटमेंट प्लान गुड और आइदर वी कैन डिस्ट्रॉय इट। अगर हम उसको अच्छे तरीके से लेके चलते हैं तो हमारा ना सिर्फ ट्रीटमेंट अच्छा जाएगा बल्कि हमारा पेशेंट भी बिल्ड होगा। और अगर हम हिस्ट्री टेकिंग के वक्त जो हमारा इंट्रैक्शन हो रहा होता है उसको हम कुछ ख़राब करते हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त हम उस सारे प्लान को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो history taking is not just a part of our treatment plan or a part of our diagnostic system. History taking is an opportunity to interact with our patients, that is your clients too. Sorry for the interruption. Okay. ये वो टाइम होता है हिस्ट्री टेकिंग का कि हम पेशेंट की साइकोलॉजी को समझें और उसके बाद हम खुद को बीइंग ए डॉक्टर पेशेंट के सामने एडवर्टाइज़ करें, अपने नॉलेज को एडवर्टाइज़ करें, अपने मेडिकल एक्सपीरियंस को एडवर्टाइज़ करें। पेशेंट हमारा एक क्लाइंट भी है और हमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको एक अच्छा फीडबैक दें, हम उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दें। तो इस सब कुछ के लिए हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग का जो पॉइंट होता है, हिस्ट्री टेकिंग का जो टाइम होता है, हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना पड़ता है। सो अगर हम हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आई कैन से कि यू आर अ गुड डॉक्टर। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे करेंगे, बिकॉज़ मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं आपको टिपिकल वो चीज़ें नहीं बताऊँगा जो आपकी हम बुक्स में पढ़ते आए हैं। मतलब हम थर्ड ईयर से क्लिनिकल रोटेशंस पर जाते हैं और हम वहाँ जाकर हिस्ट्री टेकिंग से ही शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस का। तो मैं वो टिपिकल चीज़ें नहीं बताऊँगा जो आपकी बुक्स में मेंशन की जाती हैं। मैं आपको सिंपली अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और अपने जो बाकी कोलीग्स हैं या हम सीनियर्स कम्युनिटी से मिलते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है आपसे वो बातें शेयर करूँगा। सो हिस्ट्री टेकिंग बेसिकली होता क्या है? हिस्ट्री पेशेंट की स्टोरी होती है जिसे हमें सुनना होता है और सुनने के बाद हमें उसमें से कोई कंक्लूजन निकालना होता है कि आइदर इसका जो प्रॉब्लम है उसका हम डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं और या फिर इसका प्रॉब्लम जो है उसका क्या हल होना चाहिए। सो हिस्ट्री टेकिंग में हम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं इन रूटीन प्रैक्टिस। और ये स्टेप्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस है या फिर क्लिनिकल जो वर्क होता है हम उसमें इसको बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेटअप्स में तो ऐसा कोई कह लें कि ट्रेंड ही नहीं है, या फिर वहाँ पर हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पेशेंट को ये सब स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करें और प्रॉपर उनको टाइम दे सकें। इसलिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। सो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है इनिशिएटिंग द सेशन। हमने सेशन को इनिशिएट करना होता है और इनिशिएटिंग द सेशन में हमारे पास एक दो तरीके हो सकते हैं। सिंपली सबसे पहले तो ये है कि हम कोई भी पेशेंट आया है आपके पास क्लिनिक में, आपके रूम में जब एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको ये कह सकते हैं कि आप आएँ और बैठें, आप अपना प्रॉब्लम बताएं, आपका क्या मसला है भाई। उन्होंने मसला बताया और हमने उसको फिर मेंशन कर दिया और उसकी डायग्नोसिस किया, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान लिखा, उसकी मेडिसिन लिखी और फिर उसको वो पेपर उसके हैंड ओवर करते हुए कहा कि जी आप चले जाएं और हमारा जो असिस्टेंट है वो आपको डील कर लेगा। नो, दैट्स अ रॉन्ग वे। हमारी जो डीलिंग है, डीलिंग पेशेंट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज ट्रीटिंग पेशेंट। तरीके से डील नहीं कर सकते तो हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकेंगे। सो मैं आपको एक सिंपल सा इसका बताता हूँ कि हम किस तरह से उनको वेलकम कर सकते हैं या हमें किस तरह से करना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर हैं, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और उनके पास जब कभी पेशेंट आता है तो उनका बिहेवियर इस तरह से होता है कि पेशेंट उनके रूम में एंटर हो रहा है और वो पेशेंट आ रहा है, अगर मेल है कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उनसे कहते हैं कि ओ मेरे अंकल आ गए या मेरे भाई आ गए और उनसे उठ के गले मिलते हैं, उनको खुद सीट पे बिठाते हैं और उसके बाद अपना सारा हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। या अगर कोई ख़ातून है तो कोई ओल्ड एज ख़ातून है तो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन जो है, हम पेशेंट से आकर हम किसी भी ओल्ड एज जो हमारे यहाँ लोग होते हैं हम उनसे सर पर हाथ रख कर प्यार लेते हैं। तो वो डॉक्टर साहिब कोई ख़तून आती हैं, कोई ओल्ड एज आती है तो उनसे आके उनका हाथ पकड़ के अपने सर पर रखते हैं, उनसे प्यार लेते हैं और या फिर उनको इस तरह से वेलकम करते हैं अपनी सीट से खड़े होकर और फिर उनको बिठाते हैं। द थिंग
पेशेंट का एक उनके पास उन्होंने आइडिया बनाया होता है अपने जहन में कि जो डॉक्टर है उसका एक स्टेटस होता है और हम उस स्टेटस को मैच नहीं कर सकते या डॉक्टर हमसे अच्छी तरीके से मिलेगा नहीं। तो जब आप किसी पेशेंट को आप अपने पेशेंट को एक रिस्पेक्ट देते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए खड़े होते हैं, उनसे आप हाथ मिलाते हैं खुद, तो पेशेंट आप उनको बिठाते हैं, तो डेट्स द पॉइंट पेशेंट ये ज़रूर सोचेगा कि आई एम एट राइट प्लेस। अगर पेशेंट को आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो आपके पास ऑब्वियसली आपके पास आकर खुश भी होगा और उस बात से वो अच्छा भी फील करेगा, यानी आपकी डीलिंग जो है पेशेंट के साथ वो बेहतर बनेगी। सो उसके बाद सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री टेकिंग के दौरान पेशेंट की यू शुड प्ले विद पेशेंट साइकोलॉजी। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूं फिज़िकल थेरेपिस्ट की, तो हमारे पास पेशेंट बच्चे भी आते हैं, हमारे पास यंग लोग भी आते हैं, हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट भी आते हैं। तो सब लोगों की हर एज ग्रुप की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, तो आपको उस साइकोलॉजी को समझना है, उस साइकोलॉजी के मुताबिक हम उन पेशेंट्स को डील करेंगे। अगर हम ओल्ड एज पेशेंट की साइकोलॉजी की बात करें तो अमूमन ओल्ड एज पेशेंट ये चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी भर का तजर्बा होता है और वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें कोई शख्स सुने। अगर वो डॉक्टर के पास आ रहा है तो वो ये चाहेंगे कि डॉक्टर हमें सुने। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट को आप सुने, उनको आप रिस्पेक्ट दें, उनको बिठाएं। और ओल्ड एज पेशेंट एक आपकी चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कोई काम नहीं होता। लोग रिटायर होते हैं, वो बैठते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, या अमूमन ओल्ड एज पेशेंट हमारे घरों में जब होते हैं तो वो बीमार होते हैं, उनका कोई ना कोई हेल्थ इशू चल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में सोसाइटी वाले या फैमिली वाले उनसे मिलने भी आते हैं और वो मिलकर उनसे ये पूछते हैं कि आपका कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, या आप अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करवा रहे हैं। तो ओबियसली अगर आप उनको अच्छे तरीके से मिलेंगे, वो आपसे सेटिस्फाई होंगे, तो वो आपके बारे में अपने रिलेटिव्स को, अपनी कम्युनिटी को बताएंगे कि मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका बड़ा अच्छा बिहेवियर है, उनकी डीलिंग बहुत अच्छी है, उनका ट्रीटमेंट प्लान बहुत अच्छा है। तो ओल्ड एज पेशेंट के साथ आप इस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उनको गाइड करें। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें यंग लोगों की, कि यंग पेशेंट आते हैं हमारे पास, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पेशेंट आते हैं, या कोई भी यंग पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, तो यंग पेशेंट की साइकोलॉजी ये होती है कि वो चाहता है कि मुझे गाइड किया जाए, मेरे प्रॉब्लम के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जब आपके पास यंग पेशेंट आ रहा है तो आप उसका प्रॉब्लम सुनने के बाद उसको गाइड करें कि आपका कोई भी इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो किस वजह से हुआ है, उसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और हम इसके प्लान को किस तरह से लेके चलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी पेडियाट्रिक प्रैक्टिस की, तो आप का जो बच्चा है, कोई पेशेंट आ रहा है जो अभी जिसकी एज कम है, तो अमूमन बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है, उनके एक माइंड में इंप्रेशन ना होता है कि डॉक्टर जो हैं वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे इंजेक्शन लगाएंगे या ट्रीटमेंट देंगे और मुझे पेन होगा। आपको बच्चों की साइकोलॉजी को चेंज करना है, बच्चों के साथ आपको अपना इंटरेक्शन बढ़ाना है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि बीइंग ए फिज़िकल थेरेपिस्ट, हमारा पेशेंट के साथ थोड़ा लंबा चलता है। लंबे का मतलब ये है कि हमें एक सेशन में या 2 सेशन में हम पेशेंट को फ्री नहीं करते कि आप चले जाएं और आप ठीक हैं। हमें बाज़ का जो होता है कि हमें कई माह तक भी ये काम करना पड़ता है। लेट मी रीड योर कमेंट। ओके, ठीक है, हम बात कर रहे थे जो पेडियाट्रिक के पेशेंट्स हैं उनकी। तो जब हमारा उनके साथ सेशन लंबे चल रहे हैं, तो जब तक हम किसी पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, हमारी उनके साथ माइंड मैचिंग नहीं होगी, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से डील भी नहीं कर सकते। मेरे पास मैं पर्सनली ये करता हूँ कि अपने टेबल के ड्रॉ में चॉकलेट्स रखता हूँ। जब भी कोई पेशेंट आता है, अगर वो बच्चा है, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उनका हिस्ट्री लेने के बाद, या उनकी जो अटेंडेंट हैं उनकी मदर साथ आई होती हैं, उनके फादर आए होते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट के साथ फ्रैंक होता हूँ। उसका सिंपली तरीका यह है कि आप उनको कोई छोटा मोटा गिफ्ट कर दें, आप उनको कोई चॉकलेट गिफ्ट कर दें। पास ओबियसली हमारे क्लिनिक पर मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं, तो हम उनको वो दे सकते हैं ताकि वो पेशेंट आपके साथ फ्रैंक हो जाए और पेशेंट जो है वो इजी फील करे। अदरवाइज़ वो पूरे ट्रीटमेंट के दौरान या जब तक वो प्रोसीजर चलता रहेगा, वो रोता रहेगा और आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमें
यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। हम सब क्वेश्चंस को इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। ओके, तो पेशेंट के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैंक हों, अगर वो ख़ासकर चाइल्ड है, कोई छोटा बच्चा है या कोई पेडियाट्रिक का पेशेंट है। सो उसके बाद हम बात करते हैं हम कन्वर्सेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं या अपनी कम्युनिकेशन को हिस्ट्री टेकिंग के दौरान पेशेंट के साथ कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो द मेन थिंग इज़ आप अपना जो मोड ऑफ इंटरेक्शन है, अपनी लैंग्वेज है, उसको आप ट्राई टू यूज़ योर नेटिव लैंग्वेज। अगर हम लेट्स सपोज मैं पंजाबी हूँ, तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहे हैं, तो अगर पेशेंट पंजाबी में बात कर रहा है तो डोंट ट्राई टू स्पीक विद हिम विद इंग्लिश, और ये ना हो कि वो पंजाबी बोल रहा हो और आप उर्दू बोल रहे हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली पंजाबी बोल सकते हैं, या अगर आप सराइकी हैं और आपके पास पेशेंट कोई सराइकी आ रहा है, कोई सिंधी है, कोई पश्तून है, आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है, तो आप भी उसी लैंग्वेज में उसको रिस्पॉन्स करें अगर आप फ्रिक्वेंटली उसको बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका पेशेंट पश्तो बोल रहा हो और आप वहाँ से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। इससे आपका एक कम्युनिकेशन गैप भी आता है और आपका एक स्टेटस गैप भी आता है, जिसका पेशेंट के माइंड में ये इमेज बन जाता है कि शायद डॉक्टर कोई ऐसा ऊपर की चीज़ है कि हम उसको मैच नहीं कर सकते, और एक गैप बीच में आ जाता है जिस गैप की हम शुरू से बात कर रहे हैं। सो ट्राई टू यूज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, और कम्युनिकेशन बेहतर करने से हमारी हिस्ट्री टेकिंग बेहतर होगी, हमारी डायग्नोसिस बेहतर होगी, और अल्टीमेटली हम बेहतर उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। सो द लास्ट थिंग इज़ इन द पॉइंट ऑफ इनिशिएटिंग द सेशन, आप जब भी पेशेंट को आपने सुनना है तो ट्राई टू लिसन हिम विद योर फुल बॉडी। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ उनको अपने कानों से सुन रहे हो। अगर आपके पास पेशेंट आपके राइट साइड पर है या आपके लेफ़्ट साइड पर है, पेशेंट आके बैठता है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास फ़ोन है, आप टेबल पे अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट अपनी हिस्ट्री दे रहे हैं। पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप उसकी तरफ बेंड करें, पूरी अपनी बॉडी उसकी तरफ बेंड करें, और बॉडी उसकी तरफ फेस टू फेस करने के बाद आप उससे क्वेश्चनिंग करें। आप अपनी उसको शो करें कि आप कंसर्न हैं उसको मसला सुनने में, या आप उसको डील करने में अच्छा महसूस कर रहे हैं, या आप उसको डील करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने सामने नोटपैड पर लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें नोट कर रहे हैं, या अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या आप अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं और पेशेंट वहाँ से हिस्ट्री दे रहा है, तो पेशेंट को बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा, और पेशेंट ओबियसली ये समझेगा कि ये मुझे डील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, जब आपने एक सेशन इनिशिएट कर लिया, और इनिशिएटिंग द सेशन में ओबियसली हम उनका नाम भी पूछेंगे, हम उनकी एज भी पूछेंगे, और जो जर्नल चीज़ें होती हैं हम उनको अपने पास नोट कर लेंगे। और एक मेन थिंग आई मस्ट से कि आप पेशेंट को उसके नाम से मुखातिब करें बार बार। किसी को भी ओबियसली किसी को उसके नाम से पुकारा जाए तो उसको अच्छा महसूस होता है, और पेशेंट का चूँकि हमारी फील्ड में हमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना पड़ता है पेशेंट के साथ, हमें बार बार एक प्रोसीजर करना पड़ता है, तो हमें चाहिए कि हम पेशेंट के साथ उसका नाम भी याद करें, और उसके बारे में जो भी चीज़ें हमें पता हो तो आगे हमें पूरे प्रोसीजर में वो बेहतर रहेंगी। सो पेशेंट का नाम आपने लिख लिया तो उस नाम को मेमोराइज़ भी कर लें, और उसके नाम से अगली जो टेस्टिंग आपने करनी है उसके मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड, उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री के मुतालिक, तो आप उससे उसका नाम लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले हम उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद हम उससे पूछेंगे कि उनका रीज़न क्या है कंसल्टेशन का। मोस्टली जब हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर कोई पेशेंट हमें कंसल्ट करते हैं तो उनका मेन रीज़न पेन का होता है। ओबियसली कोई भी डिजीज़ है उसमें जब तक हमें पेन नहीं होगी तो हमें फील नहीं हो रहा होगा। तो 80% केसेस में पेशेंट को पेन हो रहा होता है और वो पेन की कंप्लेंट लेकर आपके पास क्लिनिक में या हॉस्पिटल में विज़िट करता है। और कुछ अदर केसेस में पेशेंट को टेम्परेचर हो सकता है, कहीं पर स्वेलिंग हो सकती है, या कोई स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो जिसकी वजह से उनको ज़रूरत पड़ती है क्लिनिक पर आने की। सो द पेन इज़ द मेन प्रॉब्लम। जब वो पेन की कंप्लेंट लेकर आपके पास आएगा तो द थिंग इज़, जब अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम पेशेंट को देखते रहते हैं और हमें किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जो पेशेंट की कंप्लेंट है हमें उसका अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। तो जब पेशेंट आपके पास आपके रूम में एंटर करता है या आपके क्लिनिक में एंटर करता है तो डेट्स अ पॉइंट कि बहुत से लोग जज कर लेते हैं कि पेशेंट को क्या इशू हो सकता है। लाइक अगर उसको फ्रोजन शोल्डर का मसला है, उसको शोल्डर का मसला है, उसको नेक का पेन है, उसको स्कोलियोसिस है, उसके नी में प्रॉब्लम है या उसके बैक में प्रॉब्लम है, तो वो अपना हाथ वहाँ पर रखता है शोल्डर पर, या अपनी नेक को पकड़ा होता है, या अपनी बैक पे हाथ रखा होता है, या वो लंगड़ा के चल रहा होता है। तो हम असेस कर लेते हैं कि शोल्डर पेशेंट का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन
जब वो आपके पास आकर बैठेगा तो अगेन प्रॉपरली लिसन द पेशेंट कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, वो आपको क्या हिस्ट्री देना चाह रहा है, वो आपको क्या कंप्लेंट बताना चाह रहा है। पेशेंट को नहीं पता कि आपने आज के दिन में आर्थराइटिस के 10 पेशेंट देखे हैं। अगर पेशेंट आर्थराइटिस के साथ आ रहा है तो वो चाहेगा कि आप फिर से उसकी सारी हिस्ट्री सुने, वो चाहेगा कि वो आपको कंप्लेंट बताए और आप उसको प्रॉपरली सुने। सो पेशेंट ने आपको सिम्टम्स बताने हैं और उसके बाद आप अपना डायग्नोसिस करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि पेशेंट आपको आकर अपना डायग्नोसिस बता रहा हो। द थिंग इज़ कि पेशेंट ने आपने साइंस पेशेंट से पूछने हैं और सिम्टम्स आपको पेशेंट बताएगा, लेकिन डायग्नोसिस पेशेंट आके नहीं बताएगा। पेशेंट आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे मसला है या मुझे फ्रोजन शोल्डर का मसला है, या कोई अगर बच्चा है, कोई मदर या फादर आता है वो आपको आके ये बताएं कि मेरे बच्चे को सीपी है। नो, वो आपको आके सिम्टम्स बताएंगे कि जब मैं उठता हूँ सोकर तो मुझे अपने नीज़ में पेन होता है, या जब मैं चलता हूँ तो मुझे फ्रिक्शन फील होता है। सो ओके, लेट मी रीड योर कमेंट्स। हम आपके इंशाल्लाह सब क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में करेंगे सेशन के एंड पे। सो पेशेंट से आपने सिम्टम्स पूछने हैं कि पेशेंट को क्या फ़ील हो रहा है, क्या कंप्लेंट आ रही थी जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास उसको क्लिनिक पर आने की ज़रूरत पड़ी। सो उसके बाद आपने उससे साइंस पूछने हैं और आप अपना डायग्नोसिस बनाएंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हमने उससे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं। हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में हम उनसे हमारी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का इम्तिहान है। जब हम उससे मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम अपनी जितना भी नॉलेज है उसको अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे होते हैं। उसके हम हर क्वेश्चन के बाद एक नया क्वेश्चन सोचते हैं, हम उनको क्वेश्चंस को फ़िल्टर करते हैं और उसके बाद उनको डायग्नोसिस की तरफ मूव करते हैं। सो डेट्स द पॉइंट। जब आप उनको इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी बेहतर होनी चाहिए, हमारा मेडिकल जो नॉलेज है वो भी सारा हमारे ब्रेन में प्रोसेस हो रहा होता है, वो फ़िल्टर हो रहा होता है। हमारा जितना मेडिकल एक्सपीरियंस है उस वक्त उसका इम्तिहान चाह रहा होता है जब हमने इन्फॉर्मेशन है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हम उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, हम उनसे उनके हेल्थ के बारे में पूछेंगे कि आप अगर कोई आपको इश्यूज़ होता है तो आप पहले कितना अरसे से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर मोस्टली पेशेंट्स ने अपने पास एक फ़ाइल बनाई होती है जिसमें उनका सारी मेडिकल हिस्ट्री होती है। उसके अलावा हम मेडिसिन के बारे में पूछेंगे कि आप मेडिसिन किस तरह की यूज़ कर रहे हैं, या आपने कोई पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए हैं तो हम उनकी रिपोर्ट वगैरह चेक करेंगे। सो माय पॉइंट इज़ कि जब आप पेशेंट की फ़ाइल चेक कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पेशेंट की फ़ाइल देखते हुए उसको जस्ट एक नज़र देखते हैं और उसको पेशेंट को वापस करते हैं। नो, डेट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जब हम उसकी फ़ाइल देख रहे हैं तो डेट्स अ पॉइंट हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट पहले कौन सी मेडिसिन यूज़ करता रहा है, उससे पहले कौन सी ट्रीटमेंट लेता रहा है, क्या प्रोसेस वो किन प्रोसीजर से गुजरता रहा है। अगर हम उसकी मेडिसिन देखे बगैर हम उसको नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सेम ब्रांड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उसको उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जैसे पहले डॉक्टर चेंज करता आ रहा है वो आपको भी चेंज करेगा। सो द थिंग इज़ कि आप उनकी मेडिसिन पर फोकस करें, आप उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट पर फोकस करें, बजाय ये कि आप उनको दोबारा से टेस्ट लिखना शुरू कर दें या उनका ख़र्चा वगैरह करवाएं। आप उनको मेडिसिन पहले देखकर आप उनको नई मेडिसिन और अच्छी अल्टरनेटिव जो भी मेडिसिन है आप उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, नॉट सेम मेडिसिन दैट ही इज़ यूजिंग इन हिज पास्ट हिस्ट्री। सो उसके बाद हम उसकी फैमिली हिस्ट्री की तरफ आएंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम उसकी ओबेसिटी के बारे में या उनकी हाइपरटेंशन के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में हम ये चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन एक मिस्टेक जो हम लोग यहाँ पर करते हैं वो ये कि हम उनसे उनकी हिस्ट्री लेने के दौरान ये पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ है, या आपको हाइपरटेंशन भी है और आपको ब्लड प्रेशर का मसला भी रहता है। नो, आंसर हर क्वेश्चन का आंसर नो में करेगा कि मुझे डायबिटीज़ भी नहीं है, मुझे हाइपरटेंशन भी नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर का भी कोई इशू नहीं है, या व्हाटएवर मुझे डिप्रेशन वगैरह भी नहीं है। सो पेशेंट ये सोचेगा कि डॉक्टर क्यों ये चाह रहा है कि मुझे ये सब मसले हों। आपने उनसे डायरेक्टली उनसे पूछना नहीं है या उनको थोपना नहीं है उन पर कोई मसला। आप उनसे सिंपली ये कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ का मसला है या नहीं है, या आपको पास्ट में कोई ऐसा हेल्थ इशू रहा है, आप हमें क्लियरली बता सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह पर फोकस्ड हैं, आप कंफर्म्ड हैं कि इस पेशेंट को ये मसला हो सकता है,
लाइक अगर आपके पास कोई 40-50 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट आ रही हैं विद द कंप्लेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर, तो 80% केसेस में हमें डायबिटीज़ के पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है फीमेल्स में जो घर के काम शाम करती हैं, तो हम उनसे फिर पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। सो ऐसे केसेस में जहाँ पर आप कंफर्म हैं कि फ़लाँ पेशेंट को कोई भी प्राइमरी डिजीज़, कोई सेकेंडरी डिजीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर आप अपना कंसर्न बता सकते हैं। लाइक अगर कोई सीपी का बच्चा है तो आप उसकी मदर से या उसके फादर से हिस्ट्री लेते हुए ये बात कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कंप्लेंट आई होगी या बच्चा कुछ देर के बाद रोया होगा। तो ऐसी क्वेश्चनिंग में पेशेंट ऑब्वियसली ये सोचता है कि डॉक्टर को मेरे कंप्लेंट के बारे में नॉलेज है, जो वो मुझे बता रहा है कि ऐसा हो सकता था और ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की तरफ। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस को एंड पे एड्रेस कर देंगे। सो फिज़िकल एग्जामिनेशन की हम बात करें, हर पेशेंट की ये कोशिश होती है कि जब वो आपके पास विज़िट कर रहा है तो आप उसको प्रॉपर्ली डील करें और उसको फिज़िकली चेक करें। लाइक अगर किसी को आर्थराइटिस का इशू है तो वो पेशेंट ये चाहेगा कि आप उसके नीज़ को टच करके उनको असेस करें कि उन पे क्या मसला चल रहा है। अगर आपने आज के दिन में 10 पेशेंट देखे हैं आर्थराइटिस के इशू के साथ और आप जानते हैं कि ये जो कंप्लेंट्स बता रहा है, ये जो सिम्टम्स बता रहा है, ये इसने जो साइंस बताए हैं या उसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो सारे आर्थराइटिस के हैं, तो इट डज़ंट मीन कि आप उसको फ़ौरन डायग्नोस करते हैं, उसको कहें कि ठीक है आप जाएँ। नो, आप पेशेंट को, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं आर्थराइटिस के साथ, आप उनको बिठाएँ, आप उनसे परमिशन लें कि क्या मैं आपको फ़िज़िकली असेस कर सकता हूँ। उसके बाद आप उनका जो भी कंसर्न एरिया है आप उसको मिनिमम एक्सपोज करें और उसके बाद आप उनको फिज़िकली चेक करें। चाहे आप उन पे नी पे हाथ रखें, उनको मूवमेंट करवाएं, उनको बताएं कि जी हाँ ये मसला मुझे शो हो रहा है, मैंने उसको असेस कर लिया। लेकिन आप साथ ही साथ बहुत से पेशेंट ऐसा भी करते हैं कि आपको वो ट्राई करते हैं कि हम डॉक्टर को अप्रोच करें और डॉक्टर की बॉडी पर उसको टच करके बताएं, तो डेट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। चाहे वो डॉक्टर की तरफ से हो या पेशेंट की तरफ से हो, तो पेशेंट को आप मना कर सकते हैं कि आप काइंडली मुझे टच ना करें। आप किसी भी पेशेंट को अलाउ ना करें कि आप पर्सनल स्पेस में आएँ। उनको रिस्पेक्ट देने का मतलब, उनको अच्छे तरीके से डील करने का मतलब हर किसी नहीं है कि आप उनको अपनी पर्सनल स्पेस में आना अलाउ करें। ख़ासकर फीमेल हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो अप्रोच करते हैं आपके शोल्डर पे कि जी मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, या आपकी बैक पे टच करेंगे या आपकी घुटनों पे टच करेंगे। तो पेशेंट्स को अलाउ ना करें कि अब वो डॉक्टर को टच करें। आप उनको बताएं कि आप उनसे ये कहें कि आप हमें अपनी बॉडी पर बताएं कि आपको कहाँ पे इशू आ रहा है, तो हम आपको वहाँ पर फिज़िकली चेक कर लेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, हमने उनको जब ये सारे प्रोसीजर हो गए हैं और हमने अपना एक डायग्नोसिस बना लिया है, हमने उनसे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करवा लिए हैं, तो लास्ट में हमने उनको एक्सप्लेन करना होता है और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाना होता है कि उनका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से चलेगा। सो एक्सप्लेनेशन में एक हम बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हमारे यहाँ ख़ासकर मैंने ये देखा प्रैक्टिस में कि एक्सप्लेनेशन का कोई ट्रेंड नहीं है। अगर फ़र्ज़ कि हमारे यहाँ अव्वल तो लिटरेसी रेट ही इतना कम है कि पेशेंट ये नहीं पूछता कि मुझे क्या इशू है। ठीक है, अगर पेशेंट पूछ भी ले, वो इस बात की जसारत कर लेता है, तो हमारे यहाँ डॉक्टर उनको फ़ौरन से ये कह देते हैं कि भाई डॉक्टर मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, मुझे डायग्नोसिस का पता है, आप जाएँ, हम आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। नो, बेहतर तरीका ये है कि आप पेशेंट को सिंपल वर्डिंग में, उनकी नेटिव लैंग्वेज में ये बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए कुछ अर्सा पहले, ही वाज रिटायर्ड एसएससी कमांडो विद अ कंप्लेंट ऑफ शैटिका डेट इज़ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने ये बताया कि उनको ट्रेनिंग के दौरान शैटिका का पेन हुआ और फिर ऑफ एंड ऑन उनको शैटिका का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद भी जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में, शैटिका के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता। और ऐसा ही अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ओबियसली जब पेशेंट फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आ रहे होते हैं तो वो बहुत सी जगह से ऑलरेडी कंसर्न करके आ रहे होते हैं। वो ऑर्थोपेडिक के पास भी जाते हैं, फिजिशियंस के पास भी जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद वो रेफ़र होकर आ रहे होते हैं। लेकिन एट दी एंड लोगों का 8-8 साल 10-10 साल पुराना मसला होता है और उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि हमारा मसला क्या है, हमारा डायग्नोसिस क्या है, हमें इन चीज़ों में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, हमें किन चीज़ों से प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, हमारा ट्रीटमेंट किस तरह से बेहतर हो सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको पता होगा तो ये पता होगा कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है या मुझे शैटिका है या वाट जो भी डिज़ीज़ है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर पेशेंट को उनकी डिजीज़ के बारे में सिंपल वर्डिंग में उनको बताऊं कि अगर आपको शैटिका का मसला है तो शैटिका में ये होता है कि एक नर्व गुजर होती है हमारी टांगों में से, हमारी कमर से निकलती है और हमारी टांग में से गुजरती है। अगर वो कहीं पर कंप्रेस हो रही हो तो उसकी वजह से, जब फ्रोजन शोल्डर का मसला है तो हम उनको बताते हैं कि आपके शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो गई है बरसा की, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है और आप में ये कंप्लेंट आ सकती हैं, आप कंघी नहीं कर सकते या आप अपनी बैग पर हाथ नहीं ले जा सकते। तो ऐसी कंडीशंस को जब हम पेशेंट को क्लैरिफाई करते हैं कि आपका क्या इशू है तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट प्लान पर भी बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। पेशेंट उसके मुताबिक एहतियात भी करता है, अपनी डाइट भी मेंटेन करता है, अपनी एक्सरसाइज को भी फॉलो करता है और उनका हमारा जो प्रोग्नोसिस है वो बेहतर हो जाता है और हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को उनकी डिजीज़ के बारे में सिंपल वर्डिंग में ज़रूर बताया करें, ताकि हम लोगों को अवेयर भी कर सकें मेडिकल टर्म्स के बारे में और डिजीज़ के बारे में। और जो हमारे यहाँ पहले माल प्रैक्टिस चलती है कि कोई मसला हो जाता है, फ़र्ज़ किया पैरालिसिस का इशू होता है तो हम लोग ये सुनते हैं कि जी पेशेंट को कबूतर खिलाना शुरू कर दें या पेशेंट को मालिश करवाना शुरू कर दें। डेट्स अ रॉन्ग थिंग। जब तक आप पेशेंट को बताएंगे नहीं कि आपका इशू क्या है तो वो उसको आगे प्रॉपर तरीके से लेके चल नहीं सकता। ठीक है, तो आपने उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ कि हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं पेशेंट के साथ मिलकर। हमारे यहाँ पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑप्शन देने का मौका ही नहीं हम देते। हम उसको सिंपली ये कहते हैं कि आपका ये मसला है, आप मेरे पास आ गए। अगर मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ तो मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे दूँगा। अगर मैं सर्जरी का डॉक्टर हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है मैं उसकी लाजमन सर्जरी करूँ, या अगर मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं लाजमन इसको अपने सेशन करवाता रहूँ और इसे पैसे बटोरता रहूँ। नो, आपको करना ये है कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है आप उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप मेडिसिन ले लें तो आपका मसला ठीक हो जाएगा, ओके, या आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करें। आप अगर अपनी डाइट बेहतर बना लेते हैं तो आपका ये मसला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, या आपको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है आप फ़िज़िकल थेरेपी करवाएं, आपका ये मसला ठीक हो जाएगा, या फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सर्जरी करवाना पड़ेगी तो आप सर्जन से कंसल्ट करें। हमें ये चीज़ें ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को देने पड़ेंगे, लेकिन एट दी एंड हम पेशेंट को गाइड भी करेंगे, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको असिस्ट भी करेंगे कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कुछ दिन मेडिसिन खा लें, उसके बाद आप फिज़िकल थेरेपी का सेशन लें, साथ में आप किसी डाइटिशियन को भी कंसल्ट करें, आप अपनी डाइट भी प्रॉपर बनाएं। और अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो डेट्स अ लास्ट ऑप्शन, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करें। तो हम उनको गाइड भी करेंगे और उसके बाद हम उनको उनमें असिस्ट भी करेंगे उनके डिसीजन मेकिंग में। सो द लास्ट थिंग इज़ मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा कि हमारे यहाँ पेशेंट रेफरल सिस्टम जो है वो आलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे जब हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हम एक सोसाइटी में एक मार्केट में बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मेडिकल प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, हमारे पास फिजिशियंस मौजूद होते हैं, सर्जन मौजूद होते हैं, स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं, या न्यूट्रिशन के डॉक्टर हैं, होम्योपैथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो पेशेंट आ गया है हम ही उसको डील करें, हम ही उससे पैसे बटोरें या हम उसी को लेकर चलते रहें। डेट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर आपको पता है कि आपका कोई ऐसा पेशेंट है जिसका सर्जरी के बगैर गुजारा नहीं है तो काइंडली उनको रेफ़र करें सर्जन की तरफ। आपकी ईगो इससे हर्ट नहीं होगी। आप अगर किसी को अच्छा मशवरा देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको जाकर और पेशेंट भी ला कर देता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है इससे। सो अगर आपका मेडिसिन की फील्ड है लेकिन आप जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ गया है, मेरे पास इसका इलाज मौजूद नहीं है या मेरी ये फील्ड नहीं है, तो आप उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डाइटिशियन के पास उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसको रेफ़र कर सकते हैं, या आपको सर्जन के पास रेफ़र करना है तो आप उसको सर्जन के पास रेफ़र करें। यानी जिसकी जो फील्ड होती है आप अपने पेशेंट को उसकी तरफ रेफ़र करें। लेकिन हमारे यहाँ ये देखने में आता है कि हर डॉक्टर की ये कोशिश होती है कि जो भी पेशेंट मेरे पास आया है तो मैं उसे फ़ीस लूँ, फ़ीस लेने के बाद मैं उसको अपनी मेडिसिन लिखकर, अपने ब्रांड्स की मेडिसिन लिखकर उनको दे दूं और वो चला जाए। अगली दफ़ा ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम किसी और के पास चला जाएगा। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, एक चीज़ मैं पहले मेंशन मैं अभी वो मेंशन करता हूँ, सही है। हम पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को भी आप ज़रूर चेक किया करें कि पेशेंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका होम एनवायरनमेंट क्या है, उसकी वो कितना कमाता है।
इन चीज़ों का ये मकसद नहीं होता कि आपने पेशेंट से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस लेनी है या उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करवाने हैं। द पॉइंट इज़ कि अगर पेशेंट थोड़ा अर्न कर रहा है, लेट्स सपोज कि एक पेशेंट है वो 15,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, वो आपके पास विजिट करता है, आपको 1,000 फ़ीस पे कर रहा है, फ़ीस पे करने के बाद आप उसको 1,000 2,000 के कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख कर दे देते हैं, उसके बाद आप उसको कोई मेडिसिन मल्टीनेशनल ब्रांड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और उसका 4 से 5 हज़ार का नुस्खा बन जाता है। तो वो उसके बाद आपका क्या प्लान फॉलो करेगा, वो मेडिसिन कैसे परचेज़ करेगा, वो अपनी जो ट्रीटमेंट प्लान को किस तरह आगे लेकर चलेगा। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखें। और मैंने ये भी देखा कि एक पेशेंट मेरे पास आया, वो खैर सिक्योरिटी गार्ड था किसी फैक्ट्री वगैरह में, उसकी कुछ पे 15,000 और जाते हुए मैं जब बातों में मुझे पता चला कि इसकी इतनी कम पे है, तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे अपना प्लान फॉलो करेगा और वट एवर कैसे खर्चे उठाएगा। तो मैंने असिस्टेंट से कहा कि इनकी फ़ीस वापस करवा दें और मेडिसिन भी इनको अगर हो सकता है तो हम यहाँ से हॉस्पिटल से दे देते हैं। सो दैट्स अ पॉइंट कि अगर आप 100 में से अपने 10 पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं या उनको फ्री मेडिसिन दे देते हैं तो आपका लॉस बिल्कुल नहीं होता। आपके जो वो 10 पेशेंट हैं, ओबियसली वो आपका सदका जारिया भी है, आपकी खिदमत खल्क भी है, आपका अच्छा इखलाक भी है। लेकिन अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 10 पेशेंट आगे जाके आपकी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, आपकी पब्लिसिटी भी करते हैं और वो 10 पेशेंट आपको रिटर्न में 100 पेशेंट ला कर देंगे। सो ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो आप पेशेंट के साथ जितना आप फ्री हैंड कर सकते हैं उनसे करें, उनको फेवर दें, आपकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह इससे बेहतर बनेगी। सो एक और चीज़, हिस्ट्री टेकिंग हमने कर ली, हम उसमें पेशेंट का डायग्नोसिस कर लिया, लेकिन एट द एंड हमें पता चलता है कि पेशेंट का कोई ऐसा इशू है जो जल्दी ठीक होने वाला नहीं है या टाइम लग सकता है या इसका ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को या उनके अटेंडेंट्स को मिसगाइड ना करें। लाइक लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आता है और वो ऐसी एडवांस कंडीशन में है कि हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते इस कंडीशन को, और इसका ट्रीटमेंट एक लंबा चलेगा, हम इसकी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। तो दैट्स अ पॉइंट, आप उनके अटेंडेंट्स को या पेशेंट को अच्छे तरीके से ये बताएं कि आपका जो प्रॉब्लम है ये इसका ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो सकता, हम इसी कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसकी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट को मिसगाइड करते हैं तो ऑब्वियसली एट द एंड जब पेशेंट को होगा, उसकी पेन बेहतर नहीं होगी, उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी, तो वह आपको ब्लेम करेगा। कोई भी कंडीशन होती है आप पेशेंट को बताएं कि इसमें हमें कोई भी मिसएडवेंचर हो सकता है, आपके ट्रीटमेंट के एंड पे हमें कोई भी नुकसान हो सकता है। आप मेंटली प्रिपेयर करें अपने पेशेंट को, अपने अटेंडेंट्स को कि हमारे पास ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम इससे कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इस तरह के केसेस देखने में मिलते हैं कि पेशेंट्स ने या अटेंडेंट्स ने डॉक्टर्स को मारा या तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो हम ऐसी कंडीशन को कम कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं। हमने अपने सेशन को क्लोज़ करना है। हम जो क्लोजिंग और कंक्लूजन निकालना होता है हमने हिस्ट्री का, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें मेन थिंग ये है कि आपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है या आपने उनको होम प्लान बनाकर देना है या कुछ भी करना है, तो आप उनको रिटर्न में उनको लिख कर दे दें ताकि वो उसको बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें और आपसे वो कॉन्टेक्ट में रह सकें और लॉन्ग टर्म जो भी इश्यूज़ होता है आप उनको चेंज कर सकें। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका ट्रीटमेंट एक लंबे अरसे से चल रहा होता है और वो साइकोलॉजिकली बड़े डिप्रेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कुछ अरसे के बाद अगर उसमें प्रोग्रेस हो रही है, लेट्स सपोज कि किसी ने 1 वीक ट्रीटमेंट लिया, वो पेशेंट पहले व्हील चेयर पर आया था लेकिन एक वीक के बाद वो अब खुद चल कर आ रहा है या वो रनिंग कर रहा है या वो अच्छे तरीके से वॉक कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपको 1 हफ्ते के बाद कहेगा कि मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ जैसे मैं आया था। तो दैट्स द थिंग कि आप पेशेंट की करंट कंडीशन को जिस दिन वो आपके पास विज़िट कर रहा है या आपने उसकी हिस्ट्री ली है, आप पेपर पर नोट करें कि आपका इशू ये है कि आपको जब आप स्टैंड करते हैं आपको पेन होता है, आप स्टैंडिंग नहीं कर सकते, आप हमारे पास व्हील चेयर पर आए हैं और उसके बाद आपका हमारा प्लान ये है कि हम 1 हफ्ते में आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आपको व्हील चेयर से उतारेंगे, आपको हम चलना सिखाएंगे और वट एवर जो भी प्रोग्रेस होगी ये चीज़ें आप नोट करें और नोट करने के बाद पेशेंट को पढ़ाएं और उनको बताएं कि आपका ये इशू है,
हमारे पास एंड रिज़ल्ट ये होगा, हमने एक हफ़्ते का प्लान के बाद या एक मंथ का हमारा जो प्रोसीजर है उसके बाद हमारे पास एंड रिज़ल्ट ये होना चाहिए, हमारी प्रोग्रेस ये होगी। और बाकी जो भी प्लान है आप उनको लिख के दें और उनको बताएं कि आपने घर के लिए ये प्लान फॉलो करना है। सो इन चीज़ों को, आप सब चीज़ों को नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप पेशेंट के हैंड ओवर कर दें। सो दैट्स अ प्रोसेस। वो सब स्टेप्स थे जो हम हिस्ट्री टेकिंग के दौरान फॉलो करते हैं और अपनी कंसल्टेशन को बेहतर बना सकते हैं, पेशेंट के साथ अपना इंटरेक्शन जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द ट्रीटिंग पेशेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स और ऑपोजिट जेंडर इन एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हमारे पिछले टॉपिक के मुतालिक